हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इफ इट गेट पॉसिबल वी विल लेट यू नो। लास्टली, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। Compare and contrast the nationalism of बाल गंगाधर तिलक and गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन को आप यूपीएससी के सिलेबस द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस स्टेजेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2016 मेन एग्जाम और उस टाइम क्वेश्चन पूछा था, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दैट इज व्हाई वी बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी रेलिवेंट फॉर अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूरी है उसका कंटेक्स्ट समझना। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। यहाँ पर ब्रॉड थीम जिनकी बात हो रही है वो है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनका कंपैरिजन बताना है, मतलब ये जो कीवर्ड दिया है डायरेक्टिव वर्ड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो इन दोनों के बीच में जो भी तरह के डिफरेंसेस हैं इनकी नेशनलिज्म के अंदर, जो अप्रोचेस इन्होंने यूज़ करते हैं फ्रीडम के लिए, वह हमें लिस्ट आउट करने हैं। इसके लिए कंटेंट आपको किसी भी स्टैटिक पार्ट से मिल जाएगा, आप बुक में से भी ढूंढ सकते हैं। बात बस ये होगी कि उन दोनों के बारे में पढ़कर अपने खुद एनालिटिकल माइंड से सोच के जो भी डिफरेंसेस आप बना सकते हैं वो लिखें। इस तरह कंटेक्स्ट को समझने के बाद और कंटेंट के मिल जाने के बाद इस स्ट्रक्चर को बनाना इजी हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर दोनों के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और फिर मेन बॉडी में जो मेन डिमांड है उसे आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप टेबल फॉर्मेट भी बना सकते हैं, डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। और फिर फाइनली आप कंक्लूड कर देंगे उन दोनों के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को बताकर, या आप कई तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसे करने की कोशिश करिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है ये, आप इसे ईजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है इस चैनल के रिगार्डिंग। जिन एस्पिरेंट्स ने अपने आंसर्स जून में भेजे हैं और अभी भेज रहे हैं, लगभग 70% एस्पिरेंट्स को अपनी कॉपीज़ वापस इवैल्यूएट होकर मिल चुकी होगी और बाकी की बची हुई 30% कॉपीज़ अभी आज और कल में वापस मिल जाएंगी। करंटली जून की कॉपीज़ को फोकस किया जा रहा है, जिससे कि आने वाली कॉपीज़ के ऊपर टाइम डिले होने जैसे इश्यूज ना हो। मई की कॉपीज़ भी मिल जाएंगी, पर वह टाइम के साथ धीरे धीरे रिलीज़ हो पाएंगी, क्योंकि उस टाइम इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा क्लियर भी नहीं थे और इस वजह से वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड हैं, फॉर्मेट उनका सही नहीं है और फिर सिस्टम में हमारे ठीक से क्लासिफाइड नहीं है। रेस्ट एश्योर्ड आप सभी को आपकी कॉपीज मिल जाएंगी। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। There is growing perception that post-COVID-19 crisis, the world would see the beginning of new world order. Discuss. यह आपका इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पूछा जा सकता है
और इसके चांसेस हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ये पार्ट हो सकता है, पर थोड़ा सा मिक्स करके, लाइक कंपेयर करिए पहले के वर्ल्ड ऑर्डर में और अब के वर्ल्ड ऑर्डर में। खैर अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एरेना के अंदर कोविड-19 क्राइसिस के बाद जिस तरह की दुनिया हमें देखने को मिलेगी वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बिगिनिंग होगी। इसे हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। ब्रॉड थीम यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। यह क्वेश्चन काफ़ी एनालिटिकल होने वाला है। सबसे पहले आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि अभी तक किस तरह से इंटरनेशनल एरेना में चीज़ें काम कर रही थी, हर डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन, रीजनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड के एरिया में, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल सकते हैं वो। अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चन के कंटेंट को कैसे गैदर किया जाए। देखिए अभी तक आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस देखते होंगे, एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, उनमें से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। वरना यह एक तरह का रियलिटी चेक होगा कि आप सिर्फ न्यूज़ को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस इशू के रिगार्डिंग एडिटोरियल्स के अंदर आपको काफ़ी ओपिनियन मिल जाएंगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रक्चर किस तरह से करें। यहाँ पर कीवर्ड मतलब डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस है, जिसका मतलब हो जाएगा कि अपनी बात को जितने भी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें प्रेजेंट करना। डिस्कस रिलेटिवली इजी कीवर्ड है क्योंकि बाकी कीवर्ड्स के मुकाबले यह आपको थोड़ी फ्रीडम देता है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यह क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है तो इंट्रोडक्शन भी बहुत वेरी करेगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, आप बस लिखने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा कंसर्न है अपने आंसर के इवैल्यूएशन के लिए तो आप अपने आंसर को contact.crispcontent@gmail.com पर भेज सकते हैं। इससे यह हेल्प होगी कि आपको इवैल्यूएटेड कॉपी मिलेगी जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाएंगे। आंसर पर वापस आते हैं, बॉडी की बात करते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जिस भी तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं आज की दुनिया में इंटरनेशनल एरेना के अंदर, वह हम लिस्ट आउट करेंगे। जनरली वो कौन कौन सी फील्ड कवर करेंगे? यस, यू आर राइट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड एरेना, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। फिर फाइनली आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं या फिर कंक्लूजन दे सकते हैं कि आगे के इस वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कैसे बेनिफिट ले सकता है या इंडिया किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है या इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। आप किसी भी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं और इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन के आंसर हिंट्स को हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।